अगर हम सेल को सिंपल वर्ड में पूछें कि अगर सेल क्या होता है, तो सेल क्या है, कंपार्टमेंट है। क्लास 9 में आप लोग कंफ्यूज होते होंगे कि स्वान ने एनिमल सेल के बारे में बताया गया था कि प्लांट प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलके बनी होती है, ये लिपिड और प्रोटीन की लेयर होती है। किसकी लेयर होती है, लिपिड और प्रोटीन की लेयर होती है। और ये कैसी होती है, बाइलिपिड लेयर होती है। कैसी लेयर होती है, बाइलिपिड लेयर होती है। जब किसी आपका लिक्विड सब्सटेंस का हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ट्रांसपोर्ट होता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस क्या होता है। अब ये जो ऑस्मोसिस होती है वो 3 टाइप के सोल्यूशन में होती है। एक आपका क्या होता है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, दूसरा क्या होता है हाइपरटोनिक, और तीसरा क्या होता है आइसोटोनिक। ये तीनों सोल्यूशन हमको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पढ़ने होते हैं। तो सबसे पहले हमने ऑस्मोसिस जाना कि आपका जो वाटर मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, H2O का ट्रांसपोर्टेशन है, वो कहाँ से होगा, हाई वाटर मॉलिक्यूल टू कहाँ होगा, लो वाटर मॉलिक्यूल। इसी को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, वेलकम टू फोटोन क्लासेस। आज हम क्लास 9th का सेल चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बेसिकली सेल क्या होता है, सेल बेसिकली होता है, मतलब ये क्या है, आपकी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, क्या है ये, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। अगर हम सेल को सिंपल वर्ड में पूछें कि अगर सेल क्या होता है, तो सेल क्या है, कंपार्टमेंट है। कोई भी हम सेल को क्या मान सकते हैं, ये क्या है, कंपार्टमेंट। ठीक है, कंपार्टमेंट यानी कि ये क्या है, कमरा है, इसमें ढेर सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और क्या बोलते हैं, ये क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये क्या होती है, कंपार्टमेंट होती है, और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी सेल को हम बोलते हैं। अब सबसे पहले जो सेल की डिस्कवरी हुई थी वो किस में हुई थी, डेड सेल की डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, तो अगर हम डिस्कवरी ऑफ सेल की बात कर लें, तो डिस्कवरी ऑफ सेल, ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ सेल डेड सेल की हुई थी, जिसे किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। साइंटिस्ट का नाम क्या था, ने सेल को एक कंपार्टमेंट माना था। ठीक है, और उन्होंने रॉक पे इसकी स्टडी की थी। ठीक है, तो डेड सेल की डिस्कवरी कौन से साइंटिस्ट ने की थी, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, फिर आए न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी। ठीक है, तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन। और फिर उसके बाद तीसरे साइंटिस्ट आपके कौन से थे, जिन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी, लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। वो कौन थे, एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। ठीक है, एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक आपके तीसरे साइंटिस्ट थे, जिन्होंने किसकी डिस्कवरी की गई थी, आपकी लिविंग सेल की। अब ये जो 3 साइंटिस्ट हैं, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन और लिविंग सेल की किसने की थी, एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने की थी। अब ये तीनों आपके मेजर साइंटिस्ट हैं, ये तो आपको एकदम पता ही होने चाहिए। लिविंग सेल आपकी डिस्कवरी की थी, तब तक आपका क्या हो गया था, माइक्रोस्कोप भी डिस्कवर हो चुका था, तो इन्होंने आराम से लिविंग सेल की डिस्कवरी कर ली थी। ठीक है, तो ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल की डिस्कवरी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। अब हम आ जाते हैं सेल थ्योरी पे। ठीक है, सेल थ्योरी बहुत ही फेमस ये 2 साइंटिस्ट हैं आपके, स्लीडन एंड स्वान। स्लीडन एंड स्वान साइंटिस्ट हैं। अब स्लीडन ने आपके 1838 में और स्वान ने 1839 में आपकी सेल थ्योरी प्रपोज की थी। स्लीडन ने आपके प्लांट सेल पे थ्योरी दी थी, किस पे थ्योरी दी थी, प्लांट सेल के बारे में बताया गया था। ठीक है, और स्वान ने किस पे बताया गया था, एनिमल सेल के बारे में। ठीक है, क्लास 9 में आप लोग कंफ्यूज होते होंगे कि स्वान ने एनिमल सेल के बारे में बताया गया था कि प्लांट में, और सीड
स्लीडन ने किसके बारे में बताया था। तो हम इसको याद कैसे कर सकते हैं, स्लीडन वाले साइंटिस्ट को, कि प्लांट में बेसिकली क्या प्रेजेंट होती है, सीड प्रेजेंट होती है, तो उससे हम याद कर सकते हैं कि आपकी जो थ्योरी थी प्लांट के बारे में किसने बताया था, स्लीडन ने बताया था। और स्वान आपका एनिमल होता है जो आपके पॉन्ड में जानते हैं रहता होगा, तो ये किसने बताया था, आपके स्वान ने एनिमल सेल के बारे में बताया था। अब इन्होंने बताया क्या था सेल थ्योरी में, इन्होंने बताया था कि जो सेल है वो पहला दो इन्होंने थ्योरी का पॉइंट बताया था। पहला पॉइंट ये था, सेल क्या होती है, एवरी एंड ईच पार्ट ऑफ प्लांट इज मेड अप ऑफ सेल। ठीक है, प्लांट के बारे में अगर हम जाने क्या बताया गया है, तो प्लांट के बारे में आपका स्लीडन ने क्या बताया गया था, एवरी एंड ईच पार्ट ऑफ प्लांट इज मेड अप ऑफ सेल। ठीक है, कि सेल आपका क्या है, हर एक पार्ट बनाता है प्लांट का। दूसरा पॉइंट क्या बताया गया था कि सेल क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, दूसरा आपका क्या है, स्वान ने सेल थ्योरी दी थी। ठीक है, जिन्होंने किसके बारे में बताया था, एनिमल्स के बारे में बताया था। इन्होंने बताया था एनिमल का जो एवरी एंड ईच पार्ट है वो किससे मिलके बना होता है, सेल से मिलके बना होता है। ठीक है, मेड अप ऑफ सेल। और सेकंड पॉइंट क्या था, कॉमन था। ठीक है, क्या था सेकंड पॉइंट, कॉमन था कि ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। तो ये सेल की थ्योरी दो साइंटिस्ट ने दी थी, एनिमल सेल 1839 में। ठीक है, और ये प्लांट सेल जिसे किसने दिया था, स्लीडन साइंटिस्ट ने दिया था। कब दिया गया था, 1838 में। लेकिन इन्होंने सेल थ्योरी तो दी, लेकिन इनकी कमियां भी कुछ थी। तो ड्रॉबैक ऑफ सेल थ्योरी क्या है, हम देख लेते हैं नेक्स्ट में। ड्रॉबैक्स ऑफ सेल थ्योरी। ठीक है, अब सेल थ्योरी के ड्रॉबैक्स क्या क्या है। पहला ड्रॉबैक्स हम सेल थ्योरी का देखेंगे, तो वो क्या है कि आपका ये तो बता दिया कि सेल से पूरा प्लांट या एनिमल मिलके बना होता है और ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। लेकिन न्यू सेल अराइज कहाँ से होती, ये आपके स्लीडन एंड स्वान ने नहीं बताया था। ठीक है, न्यू सेल अराइजमेंट का कॉन्सेप्ट किसने नहीं बताया था, आपके स्लीडन एंड स्वान ने। ठीक है, तो फिर आपके साइंटिस्ट आए 1855 में। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम क्या था, रुडोल्फ विर्चो। साइंटिस्ट का नाम क्या है, रुडोल्फ विर्चो। अब ये जो रुडोल्फ विर्चो साइंटिस्ट थे, इनको आर विर्चो के नाम से भी आप लर्न कर सकते हैं। इन्होंने बताया था कि जो आपकी न्यू सेल्स कहाँ से अराइज होती हैं, तो इन्होंने ओमनी ई सेलुला का कॉन्सेप्ट दिया था। ओमनी ई सेलुला का कॉन्सेप्ट दिया था और बताया था इसका मतलब क्या है, सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सेल कहाँ से अराइज होती है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होती है। ठीक है, न्यू सेल कहाँ से अराइज होती है, पुरानी सेल से अराइज होती है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया, सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये क्या थी, ड्रॉबैक्स थी जो सेल थ्योरी की, उसको किसने फुलफिल किया, आपके रुडोल्फ विर्चो साइंटिस्ट हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, सेल थ्योरी का कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम सेल थ्योरी के बाद आ जाते हैं कि सेल में आपके क्या क्या कंटेंट प्रेजेंट होते हैं और उसकी वॉल होती है जो उसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। उससे को बताने से पहले हम बताते हैं आपको सेल के टाइप और किस बेसिस पे सेल को कितने टाइप में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो हम पहला ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं,
टाइप्स ऑफ सेल। क्या पढ़ने जा रहे हैं? टाइप्स ऑफ सेल। और टाइप्स ऑफ सेल पहला बेसिस क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर के अकॉर्डिंग आपकी सेल दो टाइप की होती है। एक होती है यूनिसेलर, दूसरी क्या होती है? मल्टी सेलर। ए क्या होगी आपकी? यूनी सेलुलर सेल। बी आपकी क्या होगी? मल्टी सेलुलर सेल। यूनिसेलुलर सेल का मतलब क्या होता है? आपकी जो सेल है वो सिंगल सेल से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? सिंगल सेल से। जो आपका ऑर्गेनिज्म है वो किससे मिलके बना हुआ है? सिंगल सेल से। मतलब उसका सारा फंक्शन, कंप्लीट फंक्शन वो किससे कर रहा है? सिंगल सेल से कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया? अमीबा। ठीक है, एग्जाम्पल अमीबा। मल्टी सेलुलर मतलब मोर देन 2 सेल से आपकी क्या बनी हुई है? पूरा ऑर्गेनिज्म बना हुआ है। ठीक है, मोर देन 2 सेल से। और अब ये क्या है? ये सेल क्या करेंगे? टुगेदर होके अपना कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर सके। जैसे आपके लार्जेस्ट ग्रुप की हो गई सेल, जैसे एनिमल और प्लांट सेल हो गई। ठीक है, इसका एग्जांपल एनिमल, प्लांट सेल, ईस्ट। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। एनिमल, ठीक है, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। ठीक है, तो ये आपकी क्या होगी? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर पे दो टाइप की होती है, एक यूनिसेलुलर, ठीक है, दूसरा क्या होती है? मल्टी सेलुलर सेल, जो मोर देन 2 सेल से मिलके बनी होगी मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर जो सिंगल सेल, जैसे एग्जांपल हो गया आपका अमीबा। फिर दूसरा हम आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के बेसिस पे आपकी सेल दो टाइप की होती है। पहला क्या हो गया? आपकी प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, पेरी सेल का क्या है आपका? प्रोकैरियोटिक सेल। और दूसरी सेल आपकी कौन सी होती है? यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, अब प्रोकैरियोटिक का मीन्स क्या होता है और यूकैरियोटिक का मीन्स क्या होता है? प्रोकैरियोटिक मीन्स क्या हो गया? प्रिमिटिव। ठीक है, और कैरियोटिक वर्ड कहाँ से आया है? कैरियन से मिलके आया है। ठीक है, तो कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस। ठीक है, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें कैसा न्यूक्लियस पाया जाता है? प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता है। और यू का क्या मतलब होता है? ट्रू। ठीक है, और कैरियोटिक का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसमें क्या पाया जाता है? ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है और इसमें क्या पाया जाता है? प्रिमिटिव न्यूक्लियस। ठीक है, तो किस फॉर्म में होता है इसमें? प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियोइड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। मतलब न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा लेकिन उसका क्या होगा? जो न्यूक्लियर की वॉल होगी वो क्या होगी? एब्सेंट होगी, जिसे हम क्या लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, और भी कई सारे डिफरेंस है। जैसे प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है आपका कि न्यूक्लियस तो आपका प्रिमिटिव होता है, साथ में जो मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड्स ऑर्गेनल्स, ठीक है, वो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। ठीक है, और आपके यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड्स ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब जैसे क्या हो गया? एग्जाम्पल, इसमें मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होंगे, जैसे आपका राइबोसोम इसमें फिर प्रेजेंट होगा। ठीक है, और मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स इसमें प्रेजेंट है, इसमें क्या है? एब्सेंट है। तो एब्सेंट में अब इसमें क्या क्या पाया जा सकता है? राइबोसोम पाया जा सकता है। ठीक है, और क्या पाया जा सकता है?
वैक्यूल्स इसमें पाई जाती है, ठीक है। और जनरली वैक्यूल्स किस में पाई जाती है, प्लांट सेल में पाई जाती है। यूकैरियोटिक में आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। सारे जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो जनरली किस में पाए जाते हैं, आपके यूकैरियोटिक में। क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, और ईटीसी, ठीक है। तो ये आपका किसका एग्जाम्पल हो गया, यूकैरियोटिक का, और ये किसका हो गया, प्रोकैरियोटिक का, ठीक है। तो मैंने दो बेसिस बताए क्लासिफिकेशन ऑफ सेल के। पहला बेसिस क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। दो टाइप की होती है, एक यूनिसेलुलर, दूसरी होती है मल्टीसेलुलर। फिर उसके बाद मैंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक बताया ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के बेसिस पे आपकी ये जो सेल है वो कितने पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, सेल के टाइप। अब सेल के टाइप बता दिया। अब सेल में दो टाइप की सेल भी होती हैं, एक होती है प्लांट सेल, ठीक है, और दूसरी क्या होती है, एनिमल सेल। तो इसमें भी डिफरेंस पाया जाता है। जो आपकी प्लांट सेल होती हैं उसमें क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। एनिमल सेल में क्या होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है, ठीक है। क्या होगी एनिमल सेल में, सेल वॉल एब्सेंट होगी। नेक्स्ट फिर हमने बताया कि इसमें प्लांट में वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्या प्रेजेंट होते हैं, वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या होते हैं आपके, वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। फिर तीसरा डिफरेंस हम बता सकते हैं कि इसमें सेंट्रियोल एब्सेंट होता है और एनिमल सेल में क्या होता है, सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये क्या हो गया, एनिमल और प्लांट सेल के बीच में डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो मैंने तीन डिफरेंस आप लोग को बताए, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, और प्लांट सेल और एनिमल सेल में, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं थोड़ा प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में कि प्रोकैरियोटिक सेल आखिर होती क्या है और इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल जनरली कौन से ग्रुप में पाई जाती है, मोनेरा ग्रुप में, ठीक है। मोनेरा ग्रुप क्या होता है आपका, बैक्टीरिया का ग्रुप होता है, ठीक है। किसका ग्रुप होता है, बैक्टीरिया का, ठीक है। अब देखते हैं बैक्टीरिया में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, बैक्टीरिया है। तो जो उसकी आउटर वॉल होगी वो किसकी बनी होती है, ग्लाइकोकैलेक्स की बनी होती है या स्लाइम मोल्ड्स की बनी होती है, ठीक है। स्लाइम लेयर होगी या तो किसकी बनी होती है, ग्लाइकोकैलेक्स की बनी होती है, ठीक है। फिर उसके बाद अंदर क्या प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और क्या प्रेजेंट होगी बाहर, ये सेल वॉल है जो किसकी बनी हुई है, ग्लाइकोकैलेक्स की बनी हुई है, ठीक है। फिर अब हम इसके आ जाते हैं अंदर। अंदर क्या प्रेजेंट होगा, राइबोसोम प्रेजेंट होगा। और वो राइबोसोम के कौन से एस का होगा, 70S का राइबोसोम प्रेजेंट होगा। अब इसमें क्या प्रेजेंट होता है, फिंगर, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी इसमें प्रेजेंट हो सकता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया में जनरली क्या प्रेजेंट हो सकता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, सीलिया बोलते हैं, ठीक है। अब क्या प्रेजेंट होगा, फ्लैजुला प्रेजेंट होगा, ठीक है। क्या प्रेजेंट होगा, फ्लैजुला, जो क्या हेल्प करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल में फ्लैजुला प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसमें तीन पार्ट होते हैं। एक आपका क्या होता है, बेसल पार्ट होता है, ठीक है। क्या होता है, बेसल पार्ट। दूसरा क्या होता है, हुक, ठीक है। और तीसरा क्या है, फिलामेंट, ठीक है। इन तीनों चीजों से मिलके आपका क्या बना होता है, फ्लैजुला बना होता है, ठीक है। क्या बना होता है, फ्लैजुला बना होता है।
और क्या प्रेजेंट होता है इसमें, पिलाई प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, पिलाई प्रेजेंट होता है, जो क्या होती है आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। अब यहाँ पे ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है इसको सीलिया या क्या बोल सकते हैं, फिम्बरी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, फिम्बरी बोल सकते हैं। अब ये फिम्बरी क्या करती है, आपके जो होस्ट है, बैक्टीरिया मान लीजिए होस्ट है, तो सबस्टेंट से क्या करती है, अटैच करने में हेल्प करती है। किसी भी चीज से अटैचमेंट में हेल्प करती है, कौन सी चीज, फिम्बरी। तो जनरली आपका, और अंदर क्या प्रेजेंट होता है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, प्रोटोप्लास्ट बोल सकते हैं। ठीक है, क्या प्रेजेंट होगा, प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, प्लस आपका सर्कुलर डीएनए आपका प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, न्यूक्लियोइड के फॉर्म में ये प्रेजेंट हो सकता है, और जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा उसमें जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो क्या होगा, अब्सेंट होगा। ठीक है, और क्या प्रेजेंट होगा, इसमें मीजोजोम पाया जाता है, जो आपकी ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अंदर इनफोल्डिंग करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मीजोजोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीजोजोम बोलते हैं। ठीक है, जो किस में हेल्प करती है, रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। कुछ बैक्टीरिया में क्या पाए जाते हैं, क्रोमेटोफोर भी पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, कलर इंड्यूस करते हैं। तो आपके मैंने क्या बताया था, प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में सबसे पहले मैंने क्या बताया, सेल वॉल पहला ग्लाइकोकैलेक्स की बनी होती है, दूसरा क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, दूसरा किसके बारे में बताया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया। फिर तीसरा इसमें क्या प्रेजेंट होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है। चौथा बताया मीजोसोम प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है, रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। पांचवा पिलाई, जो आपके बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। छठा क्या है आपका, ये फ्लैजला। ठीक है, 6 नंबर पे आपका क्या है, फ्लैजला है, जो किसमें हेल्प करता है, मूवमेंट में। सातवां आपकी क्या है, फिम्बरी। ठीक है, जो क्या करती है, अटैचमेंट में हेल्प करती है। नेक्स्ट आपका सर्कुलर, इसमें क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, और एक चीज पाई जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं इसमें, इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। अब ये प्लाज्मिड क्या करता है, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड, जिसमें क्या करती है, सेल्फ रेप्लिकेशन की कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर पूरा। जनरली जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो मोनेरा ग्रुप में पाई जाती है। मोनेरा किसका किंगडम होता है, आपके बैक्टीरिया, जिसमें सारे सोल मेंबर इसका क्या होगा, बैक्टीरिया। तो ये हम किसके बारे में बताए हैं आपको, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। लेक्चर 1 में हमने सेल का इंट्रोडक्शन पढ़ा कि सेल होती क्या है, किसने डिस्कवरी की सेल की, सेल थ्योरी, और प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है और उसका स्ट्रक्चर पढ़ा था। आज हमें क्या पढ़ना है, यूकैरियोटिक सेल क्या होती है। ठीक है, प्लस क्या पढ़ना है, सेल वॉल के बारे में पढ़ना है, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सारे टॉपिक आज हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, यूकैरियोटिक सेल क्या होती है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को इंट्रोडक्शन में ही बताया गया था कि यूकैरियोटिक सेल क्या होती है। यू मतलब क्या होता है, ट्रू, और कैरियोटिक मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। ठीक है, कैरियोटिक मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। तो जिसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, ट्रू न्यूक्लियस मतलब कि आपका क्या पाया जाएगा, मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस पाया जाएगा। कि न्यूक्लियर में क्या प्रेजेंट होगी, न्यूक्लियर वॉल प्रेजेंट होगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल में सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो सेल को मैंने क्या बताया था, एक कंपार्टमेंट है। ठीक है, तो मान लीजिए आपका क्या है, सेल एक कंपार्टमेंट थी। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल में आपका मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस पाया जाएगा। ठीक है, और सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे, सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाएंगे। अब सेल ऑर्गेनल्स जो आपके साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते रहते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, सब सेलुलर पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल का सब सेलुलर पार्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं, सब सेलुलर पार्ट। अब यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल से क्या होती है, लार्ज होती है।
सारे मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम भी किस में पाया जाता है? यूकैरियोटिक सेल में। तो यूकैरियोटिक सेल में आपको कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स पढ़ने हैं एक बार हम आप लोग को बता दे रहे हैं। तो सारे क्या क्या प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल में? तो आपका यूकैरियोटिक सेल में सबसे पहले तो सेल वॉल तो प्रेजेंट ही होगी, ठीक है, प्लस क्या प्रेजेंट होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, जो आपकी क्या करेंगी? प्रोटेक्शन करेंगी और ट्रांसपोर्टेशन में करेंगी। और जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो आपका राइबोसोम प्रेजेंट होगा, ठीक है, और क्या प्रेजेंट होगा? माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन होता है। नेक्स्ट क्या प्रेजेंट होगा? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, ठीक है। एक एक करके हमको सारे स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ना है। प्लस क्या पाया जाता है? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल में। तो इस एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में हमें 4 सेल ऑर्गेनल पढ़ने रहते हैं, ठीक है। अब वो 4 सेल ऑर्गेनल आपके कौन कौन से हैं? पहला आपका क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। दूसरा आपका क्या होगा? गोल्जी बॉडीज, ठीक है। क्या है दूसरा? गोल्जी बॉडीज, इसको गोल्जी एपेरेटस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तीसरा आपका क्या है? लाइसोसोम, और क्या है? वैक्यूल्स, ठीक है। तो ये सब किस में आ गए? आपके यूकैरियोटिक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। और ये सब क्या है? आपके सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। तो सबसे पहले जो यूकैरियोटिक सेल में आपकी एनिमल सेल्स आती हैं और प्लांट सेल आती है। तो एनिमल सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो क्या होती है? आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्योंकि आप लोग को प्लांट सेल और जब एनिमल सेल में डिफरेंस बताया गया था, तो बताया गया था कि प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट होती है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो एनिमल सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग है उसे हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं उसको हम? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सबसे पहला टॉपिक हमें किसके बारे में पढ़ना है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलके बनी होती है? ये लिपिड और प्रोटीन की लेयर होती है। किसकी लेयर होती है? लिपिड और प्रोटीन की लेयर होती है। और ये कैसी होती है? बाइलिपिड लेयर होती है। कैसी लेयर होती है? बाइलिपिड लेयर होती है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? बाइलिपिड लेयर है, और क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटीन। तो ये लिपिड का क्या है? हेड पार्ट है, ठीक है, और ये क्या है? टेल है। तो जो आपका हेड होता है वो क्या होता है? हाइड्रोफिलिक होता है। क्या होता है हेड? हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है। और जो टेल होती है वो कैसी होती है? आपकी हाइड्रोफोबिक होती है, ठीक है। टेल आपकी क्या होती है? हाइड्रोफोबिक होती है, और हेड क्या होता है? हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक होता है मतलब क्या होता है? वाटर से जो वाटर को अट्रैक्टिंग स्पीसीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिलिक, ठीक है। तो वो वाटर को अट्रैक्ट करती है, और जो वाटर को रिपल करती है उससे क्या बोलते हैं? फोबिया जैसे नहीं होता है, तो वो क्या होगा? आपका हाइड्रोफोबिक, जो आपके कहाँ प्रेजेंट होता है? अंदर साइड में प्रेजेंट होता है। और क्या क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटीन प्रेजेंट होती है। कुछ प्रोटीन आपकी क्या होगी? इंट्रिंसिक प्रोटीन होगी। इनसाइड द आपके लिपिड होंगी तो उसे क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। और कुछ आपके इसके हेड के पास प्रेजेंट होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? पेरिफेरल प्रोटीन। ये आपकी क्या है? इंट्रिंसिक प्रोटीन है, ठीक है। और ये आपकी क्या है? पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है। कौन सी प्रोटीन है ये? पेरिफेरल प्रोटीन। तो मेनली अगर आप लोगों से पूछा जाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन किन दो चीजों से मिलकर बना होता है, तो वो कौन कौन सी दो चीजें आपकी? पहला लिपिड और दूसरा प्रोटीन से मिलकर बना होता है। और लिपिड की अरेंजमेंट कैसी होती है? वो बाइलिपिड लेयर होती है, ठीक है। इतना समझ में आया। दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर प्रॉपर्टी कोई पूछा, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना होता है? लिपिड और प्रोटीन से बना होता है, पहला मैंने बताया, ठीक है। दूसरा कैसा होगा? ये लिविंग होता है। क्या होता है? ये लिविंग होता है। दूसरा किस में हेल्प करता है? ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, ठीक है। इसमें हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन में, जैसे आपके एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होते हैं उसमें हेल्प करता है। मॉलिक्यूल को अंदर बाहर जाने में
दूसरा ये क्या है, ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, ठीक है। सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब कि कुछ जितने रिक्वायरमेंट मॉलिक्यूल है केवल उसी को इनसाइड या आउटसाइड करेगा, ठीक है। तो ये क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल है, ठीक है। और तो लिपिड एंड प्रोटीन लिविंग है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, और ये क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल है। और ये कैसा नेचर का होता है, फ्लेक्सिबल नेचर का होता है, ठीक है। कैसे नेचर का होता है, ये फ्लेक्सिबल नेचर का होता है। अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन करता है वो किसके थ्रू करता है, ऑस्मोसिस के थ्रू करता है। किसके थ्रू करता है, ऑस्मोसिस के थ्रू। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले ये किससे मिलके बना होता है, लिपिड एंड प्रोटीन से, लिविंग होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, और ये जिसके थ्रू ये सिलेक्टिवली परमिएबल वाली प्रोसेस करता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस, ठीक है। तो अब हमें किसके बारे में पढ़ना है, ऑस्मोसिस, जो किसके ही अंदर आएगी, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। तो अब व्हाट इज द ऑस्मोसिस, जब किसी आपका लिक्विड सब्सटेंस का हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ट्रांसपोर्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोसिस क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन वाटर मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो ऑस्मोसिस होती है वो 3 टाइप के सोल्यूशन में होती है। एक आपका क्या होता है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, दूसरा क्या होता है, हाइपरटोनिक, और तीसरा क्या होता है, आइसोटोनिक। ये तीनों सोल्यूशन हमको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पढ़ने होते हैं। तो सबसे पहले हमने ऑस्मोसिस जाना कि आपका जो वाटर मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, H2O का ट्रांसपोर्टेशन है, वो कहाँ से होगा, हाई वाटर मॉलिक्यूल टू कहाँ होगा, लो वाटर मॉलिक्यूल, इसी को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। तो अब वो 3 सोल्यूशन क्या है जिसमें हमको ऑस्मोसिस पढ़नी है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले क्या है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, आइसोटोनिक, ठीक है। और तीसरा क्या है आपका, हाइपरटोनिक। तो इन तीनों में क्या होता है, हम एक एक करके देखेंगे। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, आपका जो सेल है उसके सराउंडिंग में वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। तो ये आपकी क्या है, सराउंडिंग है, सराउंडिंग में वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन क्या है, हाई है। ऑस्मोसिस मैंने क्या बताया, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन वाटर मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। और इनसाइड द सेल क्या है, वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, लो है, ठीक है। तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन में जब वाटर के मॉलिक्यूल जाएंगे तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या हो जाएगी, सेल आपकी क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी, ठीक है। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में जो सेल होती है वो क्या हो जाती है, स्वेल हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या है आपका हाइपोटोनिक सोल्यूशन। और आइसोटोनिक सोल्यूशन में आपका क्या होता है कि इनसाइड द सेल, ठीक है, ये आपकी मान लीजिए सेल है, तो इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल दोनों में क्या होती है, आपकी जो वाटर की कंसंट्रेशन होती है वो इक्वल होती है, ठीक है। बाहर भी जितने सेल के वाटर मॉलिक्यूल है उतने ही कहाँ हो जाते हैं, अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो ये सेल का साइज क्या होता है, अनचेंज होता है, ठीक है। अनचेंज लिख सकते हैं या क्या लिख सकते हैं, रिमेन सेम। कौन से सोल्यूशन में, जब हम क्या डालेंगे, आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है कि आपकी जो इनसाइड द सेल है वहां पे क्या है, वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा हो गया, ठीक है। और हमेशा क्या होता है, हमें हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाना है, और सराउंडिंग में वाटर मॉलिक्यूल क्या है, कम है, ठीक है। तो सेल के अंदर से पानी कहाँ जाएगा, बाहर निकलेगा, ठीक है। तो जो सेल का साइज होगा वो क्या होगा, सिकुड़ जाएगा, तो सेल क्या हो गई, श्रिंक कर गई। तो यहाँ पे सेल क्या हो जाती है, श्रिंक कर जाती है, और इस सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सोल्यूशन।
आई थिंक आपको ये तीनों सोल्यूशन अच्छे से समझ में आएंगे। मैंने क्या बताया था, सबसे पहला हाइपोटोनिक सोल्यूशन, जहां पे क्या था, सराउंडिंग में वाटर का मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन हाई थी, हमेशा हाई टू लो जाती है ऑस्मोसिस में, तो इनसाइड द सेल वाटर गया तो सेल क्या हो गई, स्वेल हो गई। दूसरा आइसोटोनिक में क्या हो गया, अंदर बाहर दोनों पानी की कंसंट्रेशन क्या है, इक्वल है, तो ये आइसोटोनिक हो गया। हाइपरटोनिक में इनसाइड द सेल क्या है, वाटर मॉलिक्यूल काफी ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, आउटसाइड कम है, तो क्या हो गई, सेल श्रिंक कर जाएगी, जो सेल की साइज है वो क्या कर गई, श्रिंक कर गई, इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ये तीनों सोल्यूशन आप लोग को क्लियर हो गया। अब इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमको एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना होता है, प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। क्या पढ़ना होता है, प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। तो जनरली हमने बताया कि जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो 3 सोल्यूशन में जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या प्रेजेंट होगी, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है। क्या प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो जो प्लाज्मोलाइसिस की प्रोसेस होती है वो कौन से सोल्यूशन में देखी जाती है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में, ठीक है। किस सोल्यूशन में देखी जाती है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में देखी जाती है। जब आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल से डी अटैच्ड हो जाती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये सेल हाइपरटोनिक में क्या कर जाएगी, श्रिंक कर जाएगी, और श्रिंक करने से क्या होता है, जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर जाएगी, डी अटैच्ड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डी अटैच्ड हो जाएगी सेल वॉल से, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। तो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन टॉपिक अच्छे से समझ में आया। मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या बताया, ये किससे बनी होती है, लिपिड प्रोटीन से, फ्लेक्सिबल होती है, लिविंग होती है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है, एक्टिव और पैसिव दोनों ट्रांसपोर्टेशन होता है, और ऑस्मोसिस के थ्रू आपका क्या करती है, पानी का या किसी भी मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करती है। मैंने 3 सोल्यूशन बताया आपको, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक, और नेक्स्ट टॉपिक क्या बताया, प्लाज्मोलाइसिस। अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, सेल वॉल, ठीक है। तो जो आउटर मोस्ट कवरिंग है एनिमल सेल की, वो तो क्या थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल आउटर मोस्ट कवरिंग किसकी होती है, प्लांट सेल की, ठीक है। प्लांट सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग कौन सी है, सेल वॉल, ठीक है। तो सेल वॉल मेनली किससे, जैसे वो लिपिड एंड प्रोटीन से मिलके बनी हुई थी, तो ये किससे मिलके बनी होगी, सेलुलोज से मिलके बनी होगी, ठीक है। किससे बनी होगी, सेलुलोज से मेनली प्रेजेंट होती है। सेकेंड चीज क्या, सम अमाउंट में हेमी सेलुलोज भी होता है, ठीक है, और पैक्टिन से मिलके बनी होती है। नेक्स्ट चीज क्या है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग थी तो ये क्या होगी, डेड होगी, ठीक है। वो फ्लेक्सिबल थी तो ये क्या होगी, रिजिड होगी, और ये क्या करती है, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। क्या करती है, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग क्या होगी, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, और ये क्या है, जैसे वो सिलेक्टिवली परमिएबल थी तो ये क्या है, फ्रीली परमिएबल है, ठीक है। ये कैसी होती है, फ्रीली परमिएबल। अगर आप लोग को डिफरेंस लिखने के लिए आ जाए सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो आप लोग आई थिंक डिफरेंस लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि जैसे वो लिपिड एंड प्रोटीन से मिलके बनी होती थी, ये किससे बनी होती है, सेलुलोज से। वो लिविंग होती थी, ये क्या है, डेड। वो फ्लेक्सिबल है, ये क्या है, रिजिड। और ये क्या करती है, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, और ये क्या करती है, फ्रीली परमिएबल है, और वो क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल। तो ये क्या था आपका, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम फर्स्ट एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ेंगे, जो क्या था आपका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। उसको पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ लेते हैं, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया गया था न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, ठीक है। किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट ने की थी। अब जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है,
ये क्या होता है, जो यूकैरियोटिक सेल में वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक में वो न्यूक्लियोइड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो वेल डिफाइंड फॉर्म में प्रेजेंट है, तो मतलब ये क्या है, इसमें क्या प्रेजेंट होती है, डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है न्यूक्लियस में, डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब ये डबल मेम्ब्रेन है तो इसे हम क्या बोलेंगे, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, और इसे क्या बोलेंगे, इनर मेम्ब्रेन। और इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें जो आपको बीच में ये गैप नजर आ रहा है, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। अब इसमें क्या प्रेजेंट रहेगा, न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट रहेगा, न्यूक्लियोप्लास्ट प्रेजेंट रहेगा। जैसे सेल में साइटोप्लास्ट प्रेजेंट होता है तो न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब इसमें एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं, जो क्या करता है आपका राइबोसोम सिंथेसिस में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है, राइबोसोम सिंथेसिस में हेल्प करता है। प्लस न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल। इसे क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल। क्यों ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि ये सारे जितने भी सेल में ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं उसकी एक्टिविटी को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है और बताता है कि किसको क्या एक्टिविटी परफॉर्म करती है, ठीक है। तो ब्रेन ऑफ द सेल हो गया। और इसमें क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन बोलते हैं, जो आपका क्या क्या किससे बना होता है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से, ठीक है। किससे मिलके बना होता है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से। और ये क्या है, ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है। तो आप लोग को इतना समझ में आया, हमने आज क्या देखा, सेल वॉल क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है और न्यूक्लियस क्या होता है, ठीक है। तो ये सब किस में पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। तो इसमें हमने सेल ऑर्गेनल्स पढ़ा था, तो सेल ऑर्गेनल्स में हमने यूकैरियोटिक सेल पढ़े थे तो हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ चुका था। अब हमें क्या पढ़ना है, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल, जिसमें क्या आपको पढ़ना है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में मैंने 4 ऑर्गेनल्स बताए थे, जिसमें से आपका पहला ऑर्गेनल क्या था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। क्या था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकेंड ऑर्गेनल क्या था, गोल्जी बॉडीज, ठीक है। क्या था, गोल्जी बॉडीज। थर्ड आपका क्या था, लाइसोसोम। एंड फोर्थ क्या था आपका, वैक्यूल्स, ठीक है। तो हमें ये क्या पढ़ना है, आज ये सारे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ना है जो हमारे किस में आते हैं, आपके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आते हैं। अब इसे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर ही क्यों पढ़ना है और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब क्या होता है, हम इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को क्यों नहीं इंक्लूड कर सकते, क्योंकि ये जितने भी चारों सेल ऑर्गेनल हैं ये सारे जितने भी इनके फंक्शन होते हैं कैसे होते हैं, कोऑर्डिनेटेड वे में होते हैं। एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन के बिना ये अपने फंक्शन को आगे नहीं ट्रांसमिट कर सकते हैं, इसीलिए ये चारों सेल ऑर्गेनल्स इसमें के अंदर आते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में, ठीक है। तो इनके फंक्शन कैसे होते हैं, कोऑर्डिनेटेड होते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू ये आपके किस में आते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। और इसमें क्या प्रेजेंट होती है, सिंगल्स मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये क्या है आपके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब हम एक एक करके सारे सेल ऑर्गेनल को देखेंगे कि किसमें आपका क्या चीजें आती हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है। तो हमारा पहला सेल ऑर्गेनल क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, इसका नाम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है ये सेल ऑर्गेनल। और नेक्स्ट क्या है, रेटिकुलम, मतलब अगर इसका स्ट्रक्चर या शेप पूछा जाए तो इसका शेप या स्ट्रक्चर क्या होगा, रेटिकुलम मतलब क्या होता है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर इसका, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है।
प्लस जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक आपका होता है RER और दूसरा क्या होता है SER। ठीक है, तो एक आपका क्या है RER और दूसरा क्या है आपका SER। अब ये जो डिवीजन किया गया है वो किसकी बेसिस पे डिवीजन किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट या अब्सेंट ऑफ राइबोसोम। अगर राइबोसोम प्रेजेंट होता है तो उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। राइबोसोम के बेसिस पे आपका डिवीजन किया गया है RER और SER का। ठीक है, अगर क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट है तो उसे हम क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। अगर SER मतलब कि इसमें जो सरफेस पे क्या है राइबोसोम अब्सेंट है तो इसे हम क्या बोलते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब यहाँ पे क्या है सरफेस आप पे आपका राइबोसोम नहीं प्रेजेंट है, इसे क्या बोलेंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये आपका क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये क्या है आपका? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि राइबोसोम को हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। ठीक है, तो अब RER में जब राइबोसोम प्रेजेंट है उसकी सरफेस पे तो RER का मेन फंक्शन क्या होगा और SER का मेन फंक्शन क्या होगा वो हम देखते हैं। ठीक है, अब हमको नेक्स्ट चीज क्या देखनी है? फंक्शन ऑफ RER एंड SER। ठीक है, तो RER का फंक्शन क्या होगा? अब इसकी सरफेस पे क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम प्रेजेंट है तो इसका मेन फंक्शन क्या होगा? राइबोसोम की सिंथेसिस कराना। ठीक है, राइबोसोम की सिंथेसिस तो होगी लेकिन अब राइबोसोम क्या है? प्रोटीन है। ठीक है, प्रोटीन को सिंथेसिस करा सकता है तो राइबोसोम इसमें क्या है? प्रेजेंट है तो ये किसकी सिंथेसिस कराएगा? इसमें क्या है? राइबोसोम प्रेजेंट है तो ये सिंथेसिस किसकी कराएगा? प्रोटीन की। यहाँ पे क्या होता है? किसी भी चीज की सिंथेसिस होती है फिर आपके नेक्स्ट में क्या होगी? वो पैकेजिंग होगी। SER में क्या है? आपका राइबोसोम अब्सेंट है तो यहाँ पे किसकी सिंथेसिस होती है? लिपिड्स एंड हार्मोन की सिंथेसिस होती है। यहाँ पे क्या है आपका? राइबोसोम अब्सेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी सिंथेसिस होगी? लिपिड्स एंड हार्मोन्स की सिंथेसिस होगी। ठीक है, तो ये समझ में आया कि RER और SER में क्या मेजर डिफरेंस है कि राइबोसोम प्रेजेंट है कि अब्सेंट है और ये क्या करेगा? प्रोटीन बनाएगा और ये क्या बनाएगा? लिपिड और हार्मोन बनाएगा। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में ये हमने क्या देखा? सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? जो आपका नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और किससे अटैच होता है? न्यूक्लियस से। हमने लास्ट क्लास में न्यूक्लियस पढ़ा था, मान लीजिए आपका ये न्यूक्लियस है तो इस तरह से ये क्या है? नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसमें क्या प्रेजेंट होता है? आपका कुछ में राइबोसोम प्रेजेंट होगा, कुछ में राइबोसोम क्या होगा? अब्सेंट होगा। अगर राइबोसोम प्रेजेंट है तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर दिखता है जिसे हम क्या बोलते हैं? RER बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? RER बोलेंगे और यहाँ पे जहाँ पे राइबोसोम अब्सेंट है उसे हम क्या बोलेंगे? SER। ठीक है, तो ये आपका किसका स्ट्रक्चर है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अब जो हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है वो आपका सेल ऑर्गेनल कौन सा है? गोल्जी बॉडी या किसे हम क्या बोलते हैं? गोल्जी एपैरेटस। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? कैमलियो गोल्जी ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका एंडोमेम्ब्रेन का सेल ऑर्गेनल क्या है? आपका गोल्जी एपैरेटस। ठीक है, गोल्जी एपैरेटस है तो इसकी डिस्कवरी आपकी किसने की थी? कैमलियो गोल्जी ने की थी। ठीक है, कैमलियो गोल्जी ने की थी। अब जो इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है,
अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसका स्ट्रक्चर फ्लैटेंड होता है, सिस्टर्ने भी इसे बोलते हैं, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? फ्लैटेंड हो सकता है, वेसिकल के फॉर्म में हो सकता है, ट्यूब्यूल्स फॉर्म में हो सकता है, और इसे क्या बोलते हैं? फ्लैटेंड और स्टैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? सिस्टर्ने बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टर्ने। कैसा होगा? फ्लैटेंड एंड स्टैक लाइक स्ट्रक्चर, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सिस्टर्ने, ठीक है। तो ये किसका स्ट्रक्चर होता है? गोल्जी बॉडी का। अब जैसे वहां पे आपका क्या हो गया, मैंने क्या बताया था, ये सब कैसे कोऑर्डिनेटेड फंक्शन शो करते हैं, तो वहां पे क्या हो गया? फॉर्मेशन हो गया। अब गोल्जी बॉडी में मेन फंक्शन क्या होता है आपका? पैकेजिंग का। गोल्जी बॉडीज में आपका मेन फंक्शन किसका होता है? पैकेजिंग का। अब पैकेजिंग किसकी होगी? जैसे आपका क्या बना था, वहां पे प्रोटीन बना था, लिपिड बना था, ठीक है। तो यहाँ पे पैकेजिंग किसकी होगी? प्रोटीन की पैकेजिंग होगी, लिपिड की पैकेजिंग होगी, ताकि वो आगे ट्रांसपोर्ट कर सके, ठीक है। तो अब इसमें क्या होती है? दो फेज होती है, ठीक है। गोल्जी बॉडी में क्या होती है? दो फेज होती है, एक आपकी सिस फेज होती है और दूसरी क्या होती है? ट्रांस फेज होती है, ठीक है। एक क्या होती है? सिस फेज होती है और दूसरी क्या होती है? ट्रांस फेज। जो सिस फेज होती है इसे हम क्या बोलते हैं? फॉर्मिंग फेज। इसे हम क्या बोलते हैं? फॉर्मिंग फेज। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई भी चीज आपकी जो पैक होनी है उसको हम फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब जब वो फॉर्म हो जाती है तो फिर आगे वो किस में ट्रांसलेट करती है? आपकी ट्रांस फेज में, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? मैच्योरिंग फेज। जब वो आपकी क्या हो जाएगी? मैच्योर हो जाएगी, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांस फेज। अब जो इसका स्ट्रक्चर होता है किसका? फॉर्मिंग फेज का, तो ये इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है आपका? कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? कॉन्वेक्स फेज भी बोल सकते हैं, कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर होता है। कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर आप लोग जानते होंगे, इस तरह से बल्ज आउट वाला स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर बोलते हैं। और कॉनकेव स्ट्रक्चर किसका होता है आपका? ट्रांस फेज का। वो कैसा होता है? इस तरह से आपका कॉनकेव स्ट्रक्चर होता है, जो आपकी क्या होती है? मैच्योरिंग फेज, जब आपकी पैकेजिंग कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो आपका क्या होगा कि मान लीजिए ये आपका फूड आया, ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से आपका क्या जुड़ा हुआ है? आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद इस तरह से आपके फ्लैट शेप, ट्यूब्यूल शेप, इस तरह से आपके क्या प्रेजेंट है? ये आपकी गोल्जी बॉडीज। तो इसी में एक फेज आपकी क्या होगी? सिस फेज होगी, और दूसरी आपकी क्या होगी? ट्रांस फेज होगी, ठीक है। एक आपकी क्या होगी? सिस फेज होगी, दूसरी ट्रांस। तो ये आपका क्या था? न्यूक्लियस है, ठीक है। ये आपका क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये आपका क्या है? गोल्जी बॉडी, ठीक है। अब गोल्जी बॉडीज में क्या हो गया आपका? एक क्या हो गई? सिस फेज हो गई, ठीक है, और दूसरी क्या हो गई? ट्रांस फेज। अब यहाँ पे जितना भी आपका फूड पैक हो चुका है, फॉर्मिंग में क्या होगी? पैकेजिंग होगी, ठीक है। और यहाँ पे जितना भी फूड पैक हो चुका है, यहाँ पे आपकी क्या हो सकती है? डिलीवरी आप लोग बोल सकते हैं। यहाँ पे फूड की क्या होगी? डिलीवरी। तो इसे हम क्या बोलेंगे? मैच्योरिंग फेज बोलेंगे, ठीक है। अब ये यहाँ पे फूड का फॉर्मेशन हो गया। तो अगर आप लोगों से गोल्जी बॉडी का फंक्शन पूछा जाए तो आप लोग क्या बोलेंगे? इसका फंक्शन क्या होता है? हम नेक्स्ट में देख लेते हैं फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडीज। यहाँ तक समझ में आया कि न्यूक्लियस में आपका क्या होता है? न्यूक्लियस तो ब्रेन ऑफ द सेल होता है, सारा सिग्नल दिया कैसे किसको काम करना है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आपका क्या बना है? प्रोटीन बना है, लिपिड बना है। प्रोटीन लिपिड बन गया, लेकिन अब इसको आगे ट्रांसपोर्ट करना है, तो हम ऐसे ही ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, हमें क्या करना है? पैकेजिंग करनी है। तो पैकेजिंग के लिए हमको किसकी रिक्वायरमेंट होती है? गोल्जी बॉडीज की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब गोल्जी बॉडीज का हमको क्या देखना है? फंक्शन, फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडीज। अब क्या फंक्शन होता है गोल्जी बॉडीज का? तो
सबसे मेन और मेजर फंक्शन क्या होता है? मेजर फंक्शन क्या है आपका इसका? पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। और क्या होगा? अब जैसे वहां पे प्रोटीन बना था और लिपिड बना था, तो यहाँ पे अगर पूछा जाए कि यहाँ पे केवल पैकेजिंग हो रही है या किसी चीज का सिंथेसिस भी हो रहा है, तो यहाँ पे सिंथेसिस किसका होता है? ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का। यहाँ पे क्या किसका सिंथेसिस होता है? ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का। वहां पे ER में किसका सिंथेसिस हुआ था? प्रोटीन और लिपिड का। ठीक है, तो दूसरा मेजर फंक्शन आपका क्या होगा? ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइको लिपिड का क्या होता है? आपका सिंथेसिस होता है। ठीक है, और क्या करती है ये? आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने में भी स्ट्रक्चर में हेल्प करती है। ठीक है, फॉर्म्ड क्या करती है? सेल मेम्ब्रेन बनाने में भी ये हेल्प करती है। ठीक है, दूसरा जो आपका नेक्स्ट आपका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का सेल ऑर्गेनल है क्या है? लाइसोसोम। ठीक है, तो लाइसोसोम का जो आपका स्टार्टिंग होता है, सिंथेसिस होता है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? आपका गोल्जी बॉडीज से। ठीक है, तो ये इसका नेक्स्ट फंक्शन क्या है? ये सिंथेसिस ऑफ लाइसोसोम भी कौन कराता है? आपका गोल्जी बॉडीज। ठीक है, तो आपका क्या हो गया कि हमने दो सेल ऑर्गेनल किसके पढ़ लिए? आपके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के। पहला हमने क्या पढ़ा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा क्या पढ़ा? गोल्जी बॉडीज। अब हमारा जो तीसरा सेल ऑर्गेनल है वो आपका क्या है? लाइसोसोम है। ठीक है, तीसरा सेल ऑर्गेनल क्या है? लाइसोसोम। अब ये क्या होता है? ये सुसाइडल बैग ऑफ सेल है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ सेल। अब इसे सुसाइडल बैग ऑफ सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जितने भी आपके वेस्ट मटेरियल है उसको क्या कर देता है? मार देता है। और इसमें जो आपका पीएच होता है वो कैसा पीएच होता है? एसिडिक पीएच होता है। ठीक है, कैसा पीएच होता है इसका? एसिडिक पीएच होता है। नेक्स्ट थिंग क्या होती है? इसमें क्या चीजें प्रेजेंट होती है? HCl। ठीक है, HCl आपका क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसके थ्रू इसका पीएच आपका क्या होगा? एसिडिक होगा। ठीक है, तो आपका लाइसोसोम में जितने भी आपके वेस्ट मटेरियल होंगे उसका क्या होगा? डिग्रेडेशन होगा, और इसे ही को हम क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ सेल। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का ही, कि जैसे ही आपका ट्रांसपोर्ट हो गया, जितने भी वेस्ट मटेरियल है वो क्या हो गए? आपके डिग्रेड हो गया। नेक्स्ट वो वेसिकल्स के फॉर्म में क्या करेंगे? आगे ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। और फिर एक छोटा सा टॉपिक है वेसिकल के फॉर्म में, ये ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं जो यूजफुल मटेरियल है। ठीक है, और वेसिकल फॉर्म में आपके कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे? या तो एंडोसाइटोसिस होगी, ठीक है, जो सेल को क्या करते हैं? इनगल्फ करते हैं और वेसिकल का फॉर्मेशन करते हैं। या तो जो हम क्या करते हैं? रिमूवल करते हैं, तो क्या होती है? वो आपकी एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, तो अब एक छोटा सा टॉपिक है वो भी हम देखते हैं इसमें, वैक्यूल्स। ठीक है, क्या है वो छोटा सा टॉपिक? वैक्यूल्स। अब वैक्यूल्स जनरली आपका किस में प्रेजेंट होता है? प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल में अगर प्रेजेंट भी होगा तो काफी लिटिल अमाउंट में प्रेजेंट होगा। तो मेजरली ये कहाँ प्रेजेंट होता है? वैक्यूल्स प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है? कंटेन करता है 90% वाटर कंटेन करता है। अगर यही वैक्यूल अगर सिंगल मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, ये वैक्यूल क्या हो जाए? सिंगल मेम्ब्रेन से सराउंडेड हो जाए, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है,
तो ये आपका क्या हो गया, वैक्यूल्स का स्ट्रक्चर, जो आपका क्या होता है मेजरली किस में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हमने क्या क्या टॉपिक कवर किया एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर? तो एंडोमेम्ब्रेन के सिस्टम में हमने क्या 4 टॉपिक पढ़े? फर्स्ट टॉपिक हमने क्या पढ़ा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा हमने क्या पढ़ा, गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज। तीसरा आपका लाइसोसोम। नेक्स्ट आपका क्या था, वैक्यूल्स। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक हमने किस में पढ़े, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में, जिसका फंक्शन क्या होता है, कोऑर्डिनेटेड वे में। अब हमको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है डबल मेम्ब्रेन सिस्टम, जिसमें आपको 2 चीज पढ़ना होगा। वो क्या होगा आपका, जो सेमी ऑटोनोमस होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन में सेल डिवीजन है। अभी तक हमने सेल चैप्टर में सेल की थ्योरी पढ़ा, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। फिर हमने सेल वॉल के बारे में पढ़ा, उसके क्लासिफिकेशन पढ़ा कि सेल प्रोकैरियोटिक में क्या प्रेजेंट रहता है, यूकैरियोटिक में क्या प्रेजेंट रहता है। फिर हमने सेल ऑर्गेनेल्स पढ़े और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़े। अब हमें सेल ऑर्गेनेल्स में अब हमें दूसरा सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ना है, जो कि हमारा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये हमारा कैसा स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ये कैसा स्ट्रक्चर है हमारा, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। इसे क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम जानना चाहें कि हम माइटोकॉन्ड्रिया को नेकेड आई से देख सकते हैं, तो नहीं, हम माइटोकॉन्ड्रिया को नेकेड आई से नहीं देख सकते, या काफ़ी स्मॉल सेल ऑर्गेनल होता है। इसे देखने के लिए हमें स्टेन डालनी पड़ती है, तभी हमारा माइटोकॉन्ड्रिया विजिबल होता है। और सबसे पहले जो अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया की क्या की थी, डिस्कवरी की थी, अल्टमान साइंटिस्ट ने। और सी बेंडर ने माइटोकॉन्ड्रिया को नाम दिया था, टर्म दिया था माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब जैसा कि हमने बताया कि ये कैसा स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। तो एक क्या पाई जाती है आपकी, आउटर मेम्ब्रेन पाई जाती है, और दूसरी आपकी क्या पाई जाती है, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो कम पोरस होती है, और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो मोर पोरस होती है। तो इनर मेम्ब्रेन में एक क्या पाया जाता है, स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है, इन फोल्डिंग पाई जाती है इनसाइड ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पाई जाती है इनर मेम्ब्रेन में, इन फोल्डिंग पाई जाती है। ठीक है, और ये इन फोल्डिंग क्या करती है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है। और इस इन फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। क्या बोलते हैं इस स्ट्रक्चर को हम, क्रिस्टी बोलते हैं, जो क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारा क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल है। दूसरी बात, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, और इसको सेमी ऑटोनोमस भी कहते हैं। सेमी ऑटोनोमस उसे कहते हैं जिसमें आपको खुद का ओन डीएनए प्रेजेंट हो, राइबोसोम प्रेजेंट हो, जो खुद से आपका रेप्लिकेट कर सके। ठीक है, और पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्या करता है, एटीपी फॉर्म करता है। ये क्या प्रोडक्शन कराता है, एटीपी। और एटीपी हमारी क्या है, एनर्जी करेंसी है। ठीक है, एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी। अब हम देख लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का क्या डायग्राम होगा, क्योंकि बेसिकली ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है सेल ऑर्गेनल का। आप लोगों से माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जरूर पूछा जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। ये क्या होती है आपकी, आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब ये जो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें क्या प्रेजेंट है, इनफोल्डिंग प्रेजेंट है। अंदर मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इनफोल्डिंग। क्या बोलते हैं इसे हम, इनफोल्डिंग। और इस इनफोल्डिंग को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। इसका क्या फंक्शन होता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करना। क्या करना,
सरफेस एरिया को इंक्रीज करना, और जितनी ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा आपका एब्जॉर्प्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब इसमें आपको क्या पाया जा रहा है, इसमें खुद का क्या पाया जाता है, डीएनए प्रेजेंट होता है, और क्या प्रेजेंट होता है, ये जो आपको डॉट डॉट स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वो क्या है, आपके राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जैसे आपके सेल के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, इसी तरह से आपके माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें जैसे फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स, और ये जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है उसे डीएनए बोलते हैं, और ये क्या कराता है, एटीपी का प्रोडक्शन कराता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एक रिएक्शन चलती है जो क्या कराती है, एटीपी का प्रोडक्शन कराती है, इसी कारण इसे हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, तो ये आपका क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल जानेंगे जो कि क्या है होता है, ये भी सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल है। दूसरे सेल ऑर्गेनल का नाम क्या है आपका, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट पढ़ने से पहले कुछ आपके ल्यूकोप्लास्ट भी प्रेजेंट होते हैं सेल में। ठीक है, एल्यूरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट जिसमें आपका ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, उस ग्रीन कलर के पिगमेंट को हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। ठीक है, और क्लोरोफिल आपके जनरली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लीफ में प्रेजेंट होते हैं। तो प्लांट में आपके क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं जहाँ पे आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। अब जो हम नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल्स देखने जा रहे हैं वो आपका क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब क्लोरोप्लास्ट में जो पिगमेंट होगा वो किस कलर का होगा, ग्रीन कलर का होगा। ठीक है, पिगमेंट किस कलर का होगा, ग्रीन कलर का, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं इसको हम, क्लोरोफिल, जो किस में हेल्प करता है, आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हेल्प करता है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ पे होती है, प्लांट में, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फूड, फूड के फॉर्मेशन के लिए ये प्रोसेस होती है। अब कुछ और भी पाए जाते हैं, जैसे कि हमने बताया कि ल्यूकोप्लास्ट, जो कलरलेस प्लास्टिड होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोप्लास्ट। तो एक हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा, फिर हम आ जाते हैं प्लास्टिड पे। प्लास्टिड को बेसिकली 3 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, ल्यूकोप्लास्ट पढ़ते हैं जो आपका क्या होता है, कलरलेस होता है, अमाइलोप्लास्ट होता है, और तीसरा क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। मेनली हमको इसमें सेल ऑर्गेनल में क्लोरोप्लास्ट के बारे में इन डिटेल में पढ़ना है। तो क्लोरोप्लास्ट में हमने बताया ये कैसा होता है, पिगमेंट उसमें ग्रीन कलर का प्रेजेंट होता है, किसके कारण होता है, वो क्लोरोफिल के कारण होता है, और ये जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। और फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जो फूड का फॉर्मेशन होता है इन द प्लांट, इसको हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। अब हम इसके भी स्ट्रक्चर के बारे में देख रहे हैं क्लोरोप्लास्ट में, तो ये भी कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। इसे भी हम क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस बोलते हैं। अब सेमी ऑटोनोमस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें भी खुद का डीएनए और राइबोसोम आरएनए पाया जाता है। ठीक है, खुद का प्रोटीन और खुद का डीएनए पाया जाता है जो इसको रेप्लिकेट करने में हेल्प करता है। तीसरा स्ट्रक्चर, अब जैसे वहाँ पे क्या प्रेजेंट था, मैट्रिक्स प्रेजेंट था, यहाँ पे भी फ्लूइड लाइक प्रेजेंट होता है इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। ठीक है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। जैसे कि हम क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रोमा बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स बोलते हैं उस फ्लूइड को। ठीक है, अब इसमें इसके स्ट्रक्चर में डिफरेंट क्या होते हैं, एक थैलाकॉइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कॉइन्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक सिंगल कॉइन होता है उसको क्या बोलते हैं, थैलाकॉइड, और इसी कॉइन्स के क्या होते हैं, सैक्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेनम बोलते हैं। तो नेक्स्ट हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में क्या क्या पाया जाता है, और यहाँ पे मेनली प्रोसेस कौन सी होती है, फोटोसिंथेसिस 1 एंड फोटोसिंथेसिस 2। मतलब इसमें दोनों रिएक्शन होती है, एक डार्क रिएक्शन होती है और दूसरी कौन सी रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन होती है। ठीक है, तो ये कहाँ होती है, इनसाइड द फोटोसिंथेसिस। इसमें भी क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम बेसिकली 70S एंड 80S राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्लोरोप्लास्ट का कैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, जैसा मैंने बताया कि इसकी भी डबल मेम्ब्रेन होती है। ये आपकी क्या है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट,
ठीक है, ये क्या है आपकी आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये है आपकी इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये क्या है आपकी इनर मेम्ब्रेन। अब इसमें जो अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है, अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा, इसमें फ्लूइड प्रेजेंट होगा जिसे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा। ठीक है, क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा। और ये जो सिंगल एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, ग्रैनम बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, ग्रैनम बोलेंगे या थैलाकॉइड बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मान लो एक सिंगल स्ट्रक्चर है तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, थैलाकॉइड बोल रहे हैं। अब यही पूरा ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो वो क्या कहलाएगा, ग्रैनम। ठीक है, ये ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर ग्रैनम कहलाएगा। अब क्या होता है, ये एक को जो दूसरे से ज्वाइनिंग होती है, तो ये फ्लूइड के अंदर ज्वाइनिंग हो रही है तो इसे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा लैमेला के बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा लैमेले। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, इस ज्वाइनिंग को क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा लैमेले। अब इसमें भी क्या पाया जाएगा, राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, और क्या पाया जाता है, खुद का डीएनए पाया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होती है, डार्क एंड लाइट रिएक्शन होती है, जैसे फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। ठीक है, जो क्या किस में हेल्प करती है, आपके फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। अब जो राइबोसोम है बेसिकली वो 70S और 80S दोनों टाइप से पाए जा सकते हैं। ठीक है, जो 80S राइबोसोम है वो जनरली साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, और जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में भी जनरली 70S ही राइबोसोम पाए जाते हैं। तो आपके ये जो दो मेन सेल ऑर्गेनल्स हैं, जैसे कि मैंने बताया क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, दोनों डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है और क्या है, सेमी ऑटोनोमस है, मतलब खुद से अपना ओन डीएनए और ओन राइबोसोम बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल पे आते हैं, जिसमें हमने आज तक क्या क्या पढ़ लिया। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सेल थ्योरी पढ़ा इस चैप्टर में फर्स्ट लेक्चर में, फिर उसके बाद फंक्शन पढ़ा। ठीक है, सेल थ्योरी हो गया, फंक्शन हो गया, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसका क्लासिफिकेशन, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, फिर सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा, फिर दोनों में डिफ्रेंशिएट किया। फिर हमने एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में 4 सेल ऑर्गेनल पढ़े थे। वो 4 सेल ऑर्गेनल आपके क्या थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम और आपका वैक्यूल्स। ठीक है, और वेसिकल्स के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं दो मेन सेल ऑर्गेनल जैसे क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम चैप्टर के लास्ट एकदम पोर्शन में पहुंच चुके हैं, जिसमें हमने सेल डिवीजन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट पोर्शन क्या है आपका, सेल डिवीजन। ठीक है, तो जैसा कि आपको जो सेल की मॉडिफाइड थ्योरी आई थी तो उसमें बताया था कि जो सेल डिवाइड होती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही होती है, मतलब पुरानी सेल से ही नई सेल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो सेल डिवाइड कैसे करती है, सेल 2 तरीके से डिवाइड करती है, एक को हम क्या बोलते हैं, माइटोसिस, और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, मियोसिस। क्या बोलते हैं, एक को हम माइटोसिस बोलते हैं, ठीक है, और दूसरा आपका क्या होता है, मियोसिस। ठीक है, तो माइटोसिस में आपका क्या हो गया, इसे हम इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम, इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। क्या बोलते हैं इसको, रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, अब इसमें जो आपकी मदर सेल से 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, मदर सेल से 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है, और जो आपका मियोसिस होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, मदर सेल से 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। कितनी डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है, 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और जैसा कि इसका नाम है इक्वेशनल डिवीजन और इसका नाम है रिडक्शनल डिवीजन, तो इसमें जो क्रोमोसोम का नंबर रहता है, ठीक है, क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है, इसमें सेम रहता है। ठीक है, और आपका मियोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, डिफरेंट क्या होता है कि इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, तो ये आपका छोटा सा टॉपिक था सेल डिवीजन, जो आपके सेल का लास्ट पोर्शन था। ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं, 2 तरीके से सेल डिवाइड करती है, एक को हम क्या बोलते हैं, आपका माइटोसिस बोलते हैं, और दूसरे को क्या बोलते हैं, मियोसिस। अब माइटोसिस में देख रहे हैं, ये आपकी क्या है, मदर सेल है। ठीक है, ये आपकी क्या है, मदर सेल है, जो कि क्या होते हैं, इसमें क्रोमोसोम का
डुप्लीकेशन होता है, ये आपका डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम हो रहा है और ये किस में डिवाइड करी है, 2 डॉटर सेल में। कितने में डिवाइड करी है, 2 डॉटर सेल में ये क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, क्रोमोसोम का नंबर सेम रह गया। ठीक है, अब ये क्या होता है, मियोसिस में देख लेते हैं। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, आपका इक्वेशनल डिवीजन। क्या बोलते हैं इसको हम, इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, मियोसिस में देख रहे हैं, ये क्या है, आपकी मदर सेल है। ठीक है, ये आपकी क्या है, मदर सेल है। अब मदर सेल में क्या होगा, डीएनए का डुप्लीकेशन होगा, इसे हम डीएनए रेप्लिकेशन भी बोलते हैं। अब ये रेप्लिकेशन हो गया तो यहाँ पे 2 बार मियोसिस होती है, एक बार मियोसिस फर्स्ट और दूसरी बार मियोसिस सेकेंड। तो एक बार क्या होगी, मियोसिस फर्स्ट होगी और दूसरी बार क्या होगी, मियोसिस सेकेंड होगी, जिसमें क्या हो गई, आपकी जो एक डॉटर सेल है वो कितनी डॉटर सेल में डिवाइड हो गई, 4 डॉटर सेल में। ठीक है, तो मियोसिस में क्या होता है, आपकी एक सेल वो जो मदर सेल होती है वो 4 डॉटर सेल में डिवाइड होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मियोसिस बोलते हैं। और इसमें क्या होती है, मदर सेल आपकी 2 डॉटर सेल में डिवाइड होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, माइटोसिस। और इसीलिए क्या बोलते हैं इसे, रिडक्शनल डिवीजन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो क्रोमोसोम नंबर आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो क्रोमोसोम है वो क्या हो गया है, हाफ हो गया है। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मियोसिस। तो ये आपका सेल का कंप्लीट चैप्टर हुआ है। आई होप आपने सारे लेक्चर अटेंड किए होंगे। अब हम आप लोगों को बताते हैं कि स्टार्टिंग से एंडिंग तक हमने इस चैप्टर में आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका चैप्टर क्या कंप्लीट हो जाता है। तो समरी ऑफ द सेल में हमने क्या क्या पढ़ा, हम देख लेते हैं कि लेक्चर 1 to 4 हमने सेल चैप्टर में क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि सेल होती क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ सेल लिया। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, आपके साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा जिनका क्या था, कंट्रीब्यूशन था सेल को डिस्कवर करने में। तीसरा हमने सेल थ्योरी पढ़ा, ठीक है, जो आपके 2 फेमस साइंटिस्ट लीडेन एंड स्वान ने दी थी। फिर उसके बाद हमने जो उनकी थ्योरी में ड्रॉबैक था, तो फिर मॉडिफाइड थ्योरी आई थी, जिन्होंने किसने दिया था, रुडोल्फ विर्चू ने दिया था, जो बताया था कि जो सेल है आपकी वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही फॉर्म होती है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, सेल के टाइप पढ़ा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर और ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बारे में पढ़ा, और ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने एनिमल सेल और प्लांट सेल में भी डिफरेंस देखा। ये भी बेसिकली आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंट होता है। फिर उसके बाद हम आ गए प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमने 3 सॉल्यूशन पढ़े थे आपके, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और आपका हाइपरटोनिक। इन तीनों में आपने बेसिकली डिफरेंस अच्छे से समझ लिया होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ये लिपिड से बनी होती है और इसमें जो 3 सॉल्यूशन पाए जाते हैं वो। फिर उसके बाद हमने सेल वॉल पढ़ी। ठीक है, सेल वॉल में भी आपका जो क्या करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन में आपको पता होना चाहिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में डिफरेंस भी आपको आ सकता है। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। तो आपको सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में भी डिफरेंस आ सकता है। उसके बाद हम आ गए सेल ऑर्गेनल पे। सेल ऑर्गेनल में हमने सबसे पहले एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में पढ़ा। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जिसमें जो फंक्शन होता है वो सेल के ऑर्गेनल का एकदम कोऑर्डिनेटेड वे में चलता है। और उसमें हमने 4 पढ़े एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। वो 4 आपके कौन कौन से थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी के बारे में पढ़ा। ठीक है, फिर तीसरा हमने किसके बारे में पढ़ा, लाइसोसोम। ठीक है, और हमने किसके बारे में पढ़ा, आपके वैक्यूल्स के बारे में पढ़ा इसमें। ठीक है, उसके बाद हम 2 मेन सेल ऑर्गेनल के बारे में पढ़ा। एक आपका क्या था, माइटोकॉन्ड्रिया था। ठीक है, दूसरा आपका क्या था, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, दूसरा क्या पढ़ा हमने, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि आपका सेल डिवाइड कैसे करता है, जो आपका लास्ट पोर्शन था सेल डिवीजन, जिसमें हमने किसके बारे में पढ़ा, माइटोसिस एंड मियोसिस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। आई होप आप सबको एकदम बढ़िया से समझ में आया होगा। आप लोग रिवीजन करिएगा और एक बार एनसीईआरटी से गो थ्रू हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट चैप्टर टिश्यू में।